अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जजिस का जो लेटर है उसने वक़्त तो डाल दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब वो अगरचे उसको ज़रा थोड़ा-सा टोन डाउन करने की कोशिश की जा रही है, मामलात को थोड़ा-सा आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान में लीपापोती करते हैं, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब उसका ज़रा तजिया करते हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे पहले रमज़ान की मुनासबत से हस्ब वादा एक हदीस पाक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और ये है जी वो हदीस पाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा की तो अर्श के ऊपर अपने पास लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्सा से बढ़कर है। ये सही बुखारी की 7422 हदीस है और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी रहमत है उसकी कि वो अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने कहा ना कि कतब अला नफ्सी रहमा कि मैंने अपने ऊपर अपनी रहमत को लाज़िम कर लिया है। तो ये कितनी रीअश्योरिंग किस्म की हदीस है कि हम जैसे जो गुनाहगार लोग हैं, उनको उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से कि हमसे गलतियाँ होंगी, हमसे गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा होंगे। वो कुरान पाक में अल्लाह ने कहा ना कि बड़े-बड़े गुनाहों से तुम बच जाओ लेकिन छोटे जो हैं वो तो तुमने करने ही हैं, इल्लल लमम। तो उससे अल्लाह ताला ने कहा कि इज्तनाब करो जो बाकी बड़े-बड़े गुनाह हैं, छोटे-छोटे तो तुमसे हो जाएँगे। तो इसलिए फिर ये भी उम्मीद हो कि रहमत भी है और रहमत उसने अपने ऊपर लाज़िम कर ली है। तो ये बड़ी रीअश्योरिंग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ये समझ लें कि जी ठीक है, क्योंकि उसकी रहमत है तो इसलिए हम जो मर्ज़ी चाहें करते रहें, ऐसा नहीं है। हमें अल्लाह ताला की रहमत का तकाज़ा करना है, उसे दुआ माँगनी है, लेकिन अपने आप को भी सही रखना है। तो जिन-जिन लोगों ने ये सुनी है हदीस, उनसे गुज़ारिश होगी कि वो कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। और अब आगे बढ़ते हैं जी और ये जो लेटर वाला मामला है, वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि ये मेरी नज़र में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का सरेंडर है और ये सरेंडर ऐसे है कि काज़ी साहब का बिल्कुल ये जो इन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है, ये बिल्कुल बनती नहीं थी। ये अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी कोई ऐसा मामला नहीं था जिसके उनको शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी और फिर सबसे इम्पोर्टेंटली जो खबर ये जो निकली है और वो तारड़ साहब ने, जो वज़ीर कानून साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये तो चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पे हुई है। अब चीफ जस्टिस साहब को क्या पड़ी थी कि जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म को बुला के तो ये आप करें और क्योंकि आप बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको तो ये जो जितने भी जजेस हैं, ये आपके एक किस्म के फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बच्चों की तरह हैं, आपकी रियाया कह लें, आपके ऊपर उनकी ज़िम्मेदारी है, जिसके ऊपर आप मसूल ठहराए जाएँगे। आप आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने अपने जजेस के साथ क्या सलूक किया और उनकी इज़्ज़त के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने क्या कुछ किया। तो वो तो आप उसमें फ़ेल हुए बुरी तरह, फिर आप ख़्वाहिश का इज़हार करेंगे जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब आके मुझे मिलें, क्यों मिलें? यानी वो जो बेनिफिशियरी है, उसी को आप कह रही हैं कि जी आप आके मिलेंगे तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये बड़े ही नामुनासिब किस्म की एक बात है, ये तो सरेंडर है जो कि काज़ी साहब ने किया जिस तरह कि मैंने आपको कहा और ख़ास तौर पे अब मुझे यकीन हो रहा है, बल्कि जो जो क्राइम नज़र आ रहे हैं, अब ये लग रहा है कि ये जो बातें हो रही थी एक्सटेंशन की, अब एक्सटेंशन समझ लें कि अब तकरीबन पक्की होगी और जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, ये क्विड प्रो कोस पता नहीं कहाँ-कहाँ पे जाएँगे, उसके बदले में क्या मिलेगा, उसके बदले में क्या दिया जाएगा, ये सारा हमारा जो सेटअप है, पूरे का पूरा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुका है। ये इतना कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुका है कि जिसमें अब कोई सकत नहीं रह गई डिलीवर करने की। इतना खतरनाक हद तक ये गिर चुका है सारा सिस्टम। तो ये जो सरेंडर हुआ है, ये बड़ा खतरनाक है, पाकिस्तान की अवाम के लिए बड़ा खतरनाक है, पाकिस्तान की अदलिया जो कि गारंटर है, पाकिस्तान के तमाम इंसाफ के हवाले से जो जितने भी मामलात हैं उनको इंश्योर करने के लिए, तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है काज़ी साहब ने और काज़ी साहब से जो जो लोग तवक्कुआत रख के बैठे हुए थे, उनको भी सख्त मायूसी हो रही है कि काज़ी साहब किस तरह बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सरेंडर है, ये एक दिन का सरेंडर तो नहीं है। ये तो बेसिकली आपने उठा के सब कुछ दे दिया उन लोगों को जो कि इस पूरे ये जो 47 वाला मामला हुआ है उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके बेनिफिशियरीज़ हैं और उसी की बुनियाद पर वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। और आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब कैसे दौड़े चले आगे क्योंकि उनको पता था कि ये मुझे एक किस्म की सैंक्शन मिलने जा रही है। अब देखें ना, एक आदमी जो कि इल्लीगल हो, जिसके ऊपर सबसे बड़े सवालात खड़े हुए हों, वो जाके उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला रहा हो, वो तो भागता हुआ जाएगा
کہ مجھے لیجیٹیمیسی مل رہی ہے، اور جب لیجیٹیمیسی ملے گی تو وہ اپنے کام کریں گے، اپنے جو بھی ان کا ایول ڈیزائنس ہیں، ایول ایجنڈاز ہیں، وہ سارے پورے کریں گے۔ اور ان کو سینکشن کون دے رہا ہے؟ وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب محترم دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب نے ایک بہت بڑی زیادتی کی پاکستان کے عوام کے ساتھ، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میری نظر میں یہ سرنڈر ہے، میری نظر میں یہ ایک ایکسٹینشن کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس سے اب یہ تو نظر آ گیا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا گیا۔ کولڈ اسٹوریج میں کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے۔ اب ریٹائرڈ جج کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سردار طارق مسعود صاحب کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ جی وہ آ جائیں۔ ابھی تو وہ گئے ہیں، اور جو ریپوٹیشن وہ چھوڑ کے گئے ہیں اپنی، تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے اس جیسے شخص کو تو ویسے ہی نہیں لگانا چاہیے، کہ جو اتنا کنٹروورشل، اتنا بائسڈ اور اتنا اینٹی پاکستانی پیپل جو ہے، وہ اس کو اگر آپ بلا کے تو اس کو دیں گے یہ جگہ کہ جی آپ آئیں اور آ کے یہ معاملات طے کریں، تو وہ پھر اس سے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج کے پاس کیا طاقت ہوگی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو وہ دیکھ سکے، اور کیا اس کے پاس وہ لوازمات ہوں گے کہ وہ ایک سلسلہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ یہ بالکل کولڈ اسٹوریج میں ڈال کے یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ ہمارے جو محترم ججز ہیں جو یہ کام کر چکے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر ان کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کام کیا ہے، یہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہوں گے پہلے دوسرے والے، لیکن انہوں نے کم از کم یہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات کر کے یہ جو لیٹر ہے وہ لکھا ہے، اور اس لیٹر میں انہوں نے سائن وغیرہ بھی کر دی ہیں سر، اور تقریباً 80% آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر متفق ہے کہ ہم یہ دن جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری جو ہے نا، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا انف از انف، تو ان کی تو وہ ہے وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ عجیب سی حالت ہوگی تھی۔ میں کچھ اور کہنے لگا تھا لیکن نہیں میں کہتا۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس میں کولڈ اسٹوریج میں ڈالنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جس طرح آج لطیف خورسہ صاحب نے بھی کہہ دیا نا کہ جی یہ تو ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور مختلف کوارٹر سے یہ باتیں اب نکلنی شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس پورے جو یہ ساگا ہے اس کا لیٹر کا، اس کے ہم دیکھیں کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں، جو کہ بڑے آپ کو معلوم ہے بڑے نامور وکیل ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، اور ان کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے، 50-60 سال سے تو وہ کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، ساتھ ہی وکالت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جس طریقے سے اس کو کنڈیم کیا ہے، کرٹیسائز کیا ہے، میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا چھوڑ کے جائیں گے اپنی لیگیسی اگر اس طرح جائیں گے، اور اگر ایکسٹینشن مل بھی گئی اور اس قیمت پہ ملی کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو رسوا کر کے جائیں گے، آپ ایکسٹینشن بھی لے لیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے جو کئی چیفز جو ہیں ہماری فوج کے، وہ بھی ایکسٹینشن لے کے چلے گئے ہیں، ان کی کیا عزت افزائی ہوئی ہے؟ 3 سال کے بعد جاتے تو شاید بہتر ہوتا، 6 سال کے بعد گئے ہیں تو الٹا ذلیل ہو گئی ہیں۔ ابھی باجوہ صاحب کا آپ نے قصہ دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی بھی، اور وہ جو ان کے بینیفیشریز ہیں، آپ اندازہ لگائیں، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی غیرت کے اوپر، ان کی اخلاقیات کے اوپر، کہ ان سے بینیفٹس بھی لیے ہیں اور پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو قاضی صاحب یہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کریں۔ زندگی جو ہے وہ اصولوں کے بغیر جو ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس چانسز ہیں، آپ کر لیں گے، لیکن تاریخ آپ کو جن الفاظ سے یاد کرے گی تو میرا خیال ہے وہ جسٹس منیر سے بھی بدتر الفاظ ہوں گے۔ تو اس لیے ایکسٹینشن کی قیمت جو ہے وہ اتنی نہ دیں کہ جو پاکستان کی جو عوام ہے وہ آئندہ دہائیوں تک اس کی وہ سلسلہ چلتا رہے۔ اچھا، اب دوسرا دیکھیں کہ جو انہوں نے کمیشن بنانا ہے، اس کے جو ٹی او آرز ہیں، وہ میں سن رہا تھا اعظم علی تارڑ صاحب کو، کہ جس طریقے سے وہ بتا رہے تھے کہ جی اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ انہوں نے ججز جو ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے کوئی اپنا لیگل کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے، تو وہ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ جناب یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس میں جو معاملہ جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، جو کہ ریسیونگ ہے اس پورے کے پورے کس قضیے میں، وہ جو ہے ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ استعفیٰ دیں۔ پی ٹی آئی نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ استعفیٰ دیں۔
लेकिन वो नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो होता ही नहीं है। मैं अभी आगे जाके आपको एक चीज़ सुनाऊँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि अखलाकियात क्या होती है। वो थोड़ी देर ज़रा ठहरें, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, अब ये जो पीटीआई है, पीटीआई ने ये डिसाइड कर लिया है कि जनाब इमरान खान साहब ने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि बस फौरी तौर पर तहरीक की तैयारी की जाए। बल्कि कल जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें भी ये तय हुआ है कि फौरी तौर पर तैयारियां की जाएं एक तहरीक चलाने की, और पेशावर में एक जलसा किया जाएगा। फिर उसके बाद 6 तारीख को, 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा है। तो ये जो पीटीआई के अंदर के भी मामलात हैं, इनको भी फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये काफी ज्यादा खतरनाक हद तक जो है वो डिवाइसिव हो चुके हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी भांत भांत की बोलियां बोल रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना है, डिसिप्लिन क्या होता है। और ऊपर से जब से ये वकला आए हैं, इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। पूरी पार्टी का भट्ठा बिठा दिया इन वकला ने आके, जब से ये आए। और ये किस्मत देखें, इमरान खान के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। इनका छक्का लग गया, इनको मौका मिल गया। अरे कोई एमएनए बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और कुछ जनाब वो काबू ही नहीं आ रहे। तो ये जब से वकील आए हैं, इन्होंने आके तबाही और बर्बादी करके रख दिया है। ना बाहर निकलते हैं, ना कोई मूवमेंट चलाते हैं, क्योंकि इनका बेसिक तो आप देखें ना, वकला जो हैं, उनकी तो सियासत ही जो है वो बड़ी महदूद किस्म की होती है। उनकी सियासत कोई बहुत बड़े लेवल की नहीं होती है। एक बार की सियासत होती है, इसमें चंद 100 के करीब, 1000, 1500, 2000 के करीब मेंबर्स होते हैं, उसकी ये सियासत करने के आदी होते हैं, और ये धड़े की सियासत करते हैं। तो इनको अपने अपने धड़ों की मुसीबत पड़ी हुई है कि वो उसके साथ धड़ा हुआ है, वो धड़ा हुआ था उसका था, वो मेरे साथ नहीं था, वो उसने मुझे फलां दिन ये कहा था। ये सिलसिले चल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना, मुज़िर सेहत एक कॉम्बिनेशन बना। अच्छा, एक और चीज़ जी, और वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दिया जी कि आप उनकी सज़ाएँ सुना दें। अब क्या खूबसूरत किस्म की उन्होंने जनाब वो उनको इजाज़त दी है। पहले मान ही नहीं रहे थे। अब इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि इन्होंने उनको लेजिटिमेसी दे दी है, एक सैंक्शन दे दी है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि उन्होंने काज़ी साहब ने फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ को दे दिया है सैंक्शन। इसी तरह इन्होंने जो जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उनको सैंक्शन देके ये कहा जी कि अच्छा आप ऐसे करेंगे, जो लोग रिहा हो सकते हैं, उनको जो रमज़ान से ईद से पहले-पहले रिहा हो सकते हैं, उनको आप अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। भी जब आप अनाउंसमेंट्स करने की इजाज़त दे रहे हैं, तो आप इसका मतलब है कि कोर्ट्स को लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वो सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं। किस हैसियत से आप कह रहे हैं ये? और किस हैसियत से वो ट्रायल कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाले? उनका तो काम ये है कि वो अपनी फ़ौज के जो मामलात हैं, उनके अंदर ट्रायल करते हैं। वो सिविलियंस के ऊपर तो उनका कोई हक ही नहीं बनता। तो ये भी अजीब-सा एक मामला चल रहा है, और ये भी जो है हमारे मोहतरम काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, ये भी इस पे भी उन्होंने अपने आप को जनाब गिव इन कर दिया। और ये भी क्विड प्रो क्वो का मुझे नतीजा लग रहा है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सिनेरियो है, आप देखा इसके ऊपर ज़रा गौर-व-फ़िक्र करें। एक तरफ वो उनको कह रहे हैं 47 वालों को कि जी ठीक है, आप आएँ मेरे साथ बातचीत करें। दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर वो अपनी पोज़ीशन से पीछे हट रहे हैं। तो ये क्यों हट रहे हैं? इसके बदले में उनको क्या मिलने वाला है? ये ज़रा गौर-व-फ़िक्र की बात है ना? तो ये ज़रा सोचें आप भी, और मेरा ख़्याल है कि काज़ी साहब को भी इतना ब्लैटेंटली और इतनी बुरियानी के साथ मेरा ख़्याल है कि ये काम नहीं करने चाहिए, कि आप बिल्कुल आप समझते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। उनको आप लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं, जो कि लेजिटिमेट है ही नहीं। और फिर बेगुनाह लोग जिनके ऊपर ट्रायल का कोई ना कोई सबूत है, ना कोई उनके पास कोई इस तरह के मामला चले हैं, ना कोई ट्रायल का पता है कहाँ पे चला है, किस तरह चला है, उसमें कौन वकील थे, उनके किस तरीके से हुआ है। और मुझे ये भी पता चला है कि बाज़ लोगों की तो बहुत ज़्यादा सख्त हालत ख़राब हुई हुई है, और जिनको टॉर्चर किया गया है। तो अल्लाह की पनाह करें। मैं आपको बताऊँ, मुझे डर लगता है, ये रमज़ान का महीना है। मैं सोचता था कि शायद इनके ऊपर रमज़ान का कुछ असर होगा। रमज़ान के महीने में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं ना कि वो रमज़ान के महीनों में पहले से ज़्यादा सखावत करते थे, पहले से ज़्यादा नर्म हो जाते थे, पहले से ज़्यादा रहीम हो जाते थे। तो वो उनके उनके अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं, तो हमारे अंदर क्यों नहीं आती? रमज़ान के महीने में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक जो कंपैशन है, लोगों के लिए जो मोहब्बत है, इज़्ज़त है, प्यार है, वो शो करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा खौफ़े खुदा शो करना चाहिए कि ये रमज़ान का महीना है। तो हम इसके ऊपर इसमें अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि अल्लाह हम पे रहमत कर सके। अल्लाह हमें अपने अज़ाब से बचा सके। कुछ आगे हम ये सोचें, हम जनाब उल्टा दुआइयाँ फेर रहे हैं और कोई असर ही नहीं हो रहा। और ये वजह है कि देखें, मैं आपको बताऊँ, गार्डियन का अखबार जो है उसमें मैं आज पढ़ रहा था कि उन्होंने किस तरीके से ये बताया हुआ है कि आईएसआई और दीगर जो एजेंसीज़ हैं, वो जजेस के बाथरूम्स तक जा पहुँची। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जब मैं ये पढ़ रहा था,
कैन यू इमेजिन कि मेरी उस वक़्त क्या हालत हुई होगी, या फॉर दैट मैटर जिस पाकिस्तानी ने जहाँ-जहाँ पे भी ये पढ़ा होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, हम लोग जो बाहर रहते हैं, हमारे लिए ये ज़्यादा तकलीफ़ देह बात होती है, क्योंकि आपके साथ तो इंटरेक्शन लोगों का उस तरह का होता नहीं है। हमारे साथ तो जब भी कोई होता है, तो हमसे पूछा, यार ये आज गार्डियन का वो आर्टिकल देखो, वो फॉरवर्ड करते हैं, हमें देखें, कहते हैं पढ़ो ज़रा, बताओ ये क्या है? तो हम उसको क्या बताएँ कि जी आप, हमारे जो जजेस हैं वो रो रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए, कि उनके घरों में आईएसआई पहुँच चुकी हुई है, और उनकी बीवियों और उनके जो ज़ाती मामलात हैं, उनको रिकॉर्ड कर रही है। तो ये गार्डियन जैसे अखबारात जो हैं, वो ये प्रिंट कर रहे हैं। तो शर्म की बात है, और शर्म का मकाम है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और कहाँ पे अपने मुल्क को लेके चले गए। अच्छा जी, एक तो ये है कि ये जो पीटीआई का पेशावर में जो जलसा होगा, उसके बाद काफ़ी बड़ी तादाद में मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान पंजाब के इलाके से लोग जाएँगे, और बाकी बहुत बड़ा एक सिलसिला होगा। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो दूसरी तरफ क्या कर रही है, वो ज़रा देखें कि जो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक 350 घरों का एक प्रोजेक्ट जो है, वो अप्रूव कर दिया है। 2-2 कनाल के घर होंगे, हर ब्यूरोक्रेट के लिए माशाल्लाह, बेहतरीन किस्म के घर होंगे। बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं वो, ऑलरेडी इतनी तकलीफ़ में हैं कि जिनको जनाब ना फ़ीस देने की उनके पास सकत है, ना उनके पास कोई घरों में कोई बैठने की जगह है। उनको जनाब 350 जो हैं वो घर बना के दिए जाएँगे, 2-2 कनाल के, और उसमें 35 करोड़ पर घर, पर हाउस 35 करोड़ का खर्चा आएगा। जो कुछ भी नहीं है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान तो एक बेहतरीन, दुनिया की जनाब बेहतरीन माशी ताकत है, तो 35 करोड़ से एक घर बनेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये किस मुल्क में होता है, मुझे आप ज़रा बताएँ? हम यहाँ पे रहते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट की मजाल तक नहीं, वो ख्वाब भी देख सके कि उसको कोई गवर्नमेंट लेके देगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे हमारे साथ गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स फिर रहे होते हैं, बेचारे ढूँढ रहे होते हैं, कोई टैक्सी मिल जाए, कोई कोई फलानी चीज़ मिल जाए, वो उधर से ढूँढ रहे होते हैं कि कैसे जाएँ, कैसे जाएँ। इवन मैंने आपको एक दफ़ा शायद वाक़या भी सुनाया था मैंने, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के कार्ल इंडफर्ट, नाम भी ले देता हूँ। वो उनको मैंने खुद देखा वाशिंगटन में, हम लोग एक सेमिनार में थे। तो जब हम स्पीच करके बाहर निकले, तो बाहर जब निकला तो मैं उनके साथ था, तो मैंने देखा वो इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा, "आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं?" तो कहते, "मैं वेट कर रहा हूँ टैक्सी का।" आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, कार्ल इंडोफर जब पाकिस्तान जाता था, तो पाकिस्तान में हिल जाता था। अभी अभी आपने देखा ना, डोनाल्ड लू के हवाले से हमने हुकूमत ही चेंज कर दी। इस लेवल का बंदा था वो, और उसके पास गाड़ी नहीं थी, ना उसको कोई ड्राइवर या उसका शोफर लेके फिर रहा था। वो टैक्सी उसने मंगवानी थी, टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था, वो नहीं आ रही थी। वो खड़ा हुआ था वहाँ पे बाहर अकेला। ये हालत है, और हम पे क्या-क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की जनाब अब उनकी अय्याशियाँ हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा काम किया ना, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया। अच्छा, अब मैंने एक जो आपको बात कही थी, वो मैं आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ कि वो क्या थी। जब अखलाकियात की बात आ रही थी ना, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ा-सा मेरे साथ ज़रा आप बर्दाश्त कीजिएगा कि ये एक गार्डियन ही का आर्टिकल है, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स रेजिग्नेशन हाइलाइट्स रिफ्ट्स ओवर यूएस गाजा पॉलिसी, कि स्टेट डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर वो आ रही हैं, इख्तलाफात आ रहे हैं। उन्होंने एक खातून ने उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया है, उनका नाम है एनएल शलीन। उन्होंने कहा कि आई नो लॉन्गर वांटेड टू बी एफिलिएटेड विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन। और क्यों? क्लेमिंग बाइडेन इज फ्लाउटिंग यूएस लॉ ओवर इजराइल। उन्होंने कहा कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रह सकती, क्योंकि बाइडेन साहब जो है वो कानून तोड़ रहे हैं, जो कि अमेरिका का अपना कानून है उसके हवाले से। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ये मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल हैज़ रिजाइन्ड फ्रॉम द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ओवर गाजा, सेइंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्लाउटिंग यूएस लॉ। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। एनएल शलीन said she had hoped to have an influence on policy by staying at her post in the Near Eastern section of the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, taking part in discussions, sing, signing dissent cables and raising her concerns with her supervisors। ये इस डिपार्टमेंट में काम करती थी, और उनका ख्याल था कि शायद वो इन्फ्लुएंस कर सकेंगी इस पॉलिसी को, लेकिन नहीं हो सका। वो कह रही है कि द फंडामेंटल रीजन वाज, अब देखें ये सुने जरा। वो कह रहे हैं कि बुनियादी रीजन इसमें ये थी कि आई नो लॉन्गर वांटेड टू बी एफिलिएटेड विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इसके साथ इस हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि आई हैव अ यंग डॉटर। उन्होंने कहा मेरी एक छोटी सी बेटी है, शी इज नॉट येट टू, अभी वो 2 साल की भी नहीं हुई है। बट इफ समडे इन द फ्यूचर, अगर वो फ्यूचर में जाके कभी शी इज लर्निंग अबाउट दिस एंड नोज दैट आई वाज एट द स्टेट डिपार्टमेंट
کہ اس کو جب پتا چلے گا کہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی تھی اینڈ شی آسکڈ می کہ اگر اس نے مجھے پوچھا آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ٹیل ہر دیٹ آئی ڈیڈ واٹ آئی کوڈ، تو میں اس کو یہ کہہ سکوں گی کہ میں جو کر سکتی تھی اتنا کم از کم میں نے کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ذرا دیکھیں یہ ہوتی ہے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. اب یہ جو آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاتون ہے وہ نیل شلیم، اور یہ کہہ رہی ہے یہ 38 سالہ خاتون ہے 38 ایئر اولڈ who studied the foreign policy of Arab governments. انہوں نے عرب گورنمنٹس کی فارن پالیسی پڑھی ہوئی ہے. For her doctorate انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. Said the State Department was aware of plenty of evidence کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پتا تھا، بہت زیادہ اس بارے میں ثبوت تھے that Israel was violating international law in its conduct of the Gaza war، کہ اسرائیل جو ہے وہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، and that the Biden administration was violating US law by continuing to supply weapons. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ وائلیٹ کر رہی تھی اپنے ہی لاز کو، اس کو سپلائی کرتے ہوئے ویپنز کو. تو یہ ذرا دیکھیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا نا تھا کہ جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. ایسے لوگ ہمارے ہاں کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہمارے ہاں کیوں نہیں لوگ ریزائن؟ ابھی تک دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، رجیم چینج آپریشن کے بعد، تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی میں تھوڑا سا اس میں شارٹ کرتا ہوں، لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے ریزائن دیا؟ کتنے لوگوں کا ضمیر جاگا ہو؟ یہ جو آئی جی پنجاب اور اس طرح کے اس کے انڈر کام کرنے والے، یا جو لوگ بھی لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں اور جنہوں نے جا کے لوگوں کی خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی باہر نکل کے آیا ہے جس نے کہا ہو کہ میرا بچہ 2 سال کا یا 20 سال کا ہے تو اس نے مجھے کل کو جب پوچھا تو میں اس کو کہہ سکوں گا کہ جی میں نے اس وجہ سے میں کہا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کسی کی عورت کو میں بے عزت نہیں کروں گا، اس کی عصمت کو میں تار نہیں کروں گا، اور میں نے ریزائن دے دیا تھا؟ کوئی ہے اس طرح؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں. آئی جی پنجاب سے لے کے جو بھی ایوارڈ لیتا پھر رہا ہے، اس سے لے کر نیچے تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بیوروکریٹ، انکلوڈنگ چیف سیکرٹری، میرے عزیز ہیں، انکلوڈنگ چیف سیکرٹری، باقی لوگ جتنے بھی ہیں، کسی نے یہ کہا ہو کہ وی کین ناٹ ٹیک اٹ، ہم یہ نہیں برداشت کریں گے، ہم کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم اپنی بہن بھائیوں کے گھروں میں جائیں اور جا کے تو ان کی عزتیں جو ہیں وہ خراب کریں. یہاں پہ ایک خاتون جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اور اچھی خاصی نوکری ہوگی اس کی، ہمارے لوگوں سے تو بہتر ہی ہوگی نا نوکری، اچھی خاصی نوکری چھوڑ کے صرف اپنی بیٹی کو دکھانے کے لیے کہ کل کو میں اس کو یہ کہہ سکوں گی کہ میں نے جو کچھ کر سکتی تھی میں نے کر دیا تھا. ہمارے ہاں اخلاقیات کا یہ جنازہ نکل چکا ہے. ہم ایسے نہیں ذلیل و رسوا ہو رہے. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں اکثر کہ ہمارا نظام جس طرح کا بھی ہے، ہمارا معیشت کا جو نظام ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمارا یہ کرائسس نہیں ہے، ہمارا کرائسس اخلاقی کرائسس ہے. ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے اخلاقیات کے اعتبار سے، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. معیشتیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، اخلاقیات جو ہیں جب تباہ ہو جائیں پھر جو قومیں ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، اور وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اوپر سے ہم ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہم نواز رہے ہیں. جیسے وہ اس نے کہا تھا نا کہ نواز دو، تو ہم نے واقعی نواز دیا ان کو. یہ ہے پاکستان کا کرائسس. دکھ کی بات ہے، شرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق دے، کیونکہ ہم لوگ، میں آپ کو بتاؤں، ہم نیچے سے لے کر اوپر تک کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ ہماری جو قوم ہے وہ ایک انحطاط کا، شدید انحطاط کا اور شدید اخلاقی انحطاط کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم میں خیش رہا تو دانی حساب کم و بیش. مجھے اسٹاک زانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.